नमस्कार स्टूडेंट्स, अपना एंशिएंट हिस्ट्री चल रहा है। इससे पहले मैंने आपको गुप्ता पीरियड ख़त्म करवाया था। गुप्ता पीरियड के आपको 3 लेक्चर मिले हैं। पहले लेक्चर में आपको सारे शासकों के बारे में बताया, दूसरे लेक्चर में उसकी प्रशासनिक व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था, धर्म के बारे में बताया। तीसरा जो वीडियो लेक्चर था गुप्ता पीरियड का, उसमें सारा का सारा उनका लिटरेचर है, उनका जो बिल्डिंग्स बनाई हैं उसके बारे में, और सारा का सारा जो साइंस के बारे में, टेक्नोलॉजी के, आर्यभट्ट के बारे में, वराहमिहिर के बारे में सारा आपको डिटेल में करवा चुकी हूँ मैं आपको। उसके बाद जब गुप्ता पीरियड का पतन होना शुरू हो जाता है, हुनों का आक्रमण शुरू हो गए, और जो ये गुप्ता पीरियड के जो शासक थे अंतिम वाले, ये क्या थे, कमज़ोर पड़ शक्ति के रूप में कमज़ोर पड़ते जा रहे थे। तो उनकी कमजोरी के कारण और हुनों के शासन आक्रमण के कारण, तो जो नए अब शक्तियों के रूप में जो शासक बन के आते हैं ना, हमें उनके बारे में पढ़ना है। मेन हमें यहाँ पे 4 शासकों के बारे में पढ़ना है, जिसमें आपका वल्लभी के मैत्रक वंश, मालवा के यशोवर्मन वंश, कन्नौज का आपका मोखरी वंश पढ़ना है। हाँ, बंगाल का गोड़ भी पढ़ना है, भी 5 करना। और थानेश्वर का जो पुष्यभूति वंश है वो तो मैं आपको डिटेल में कराऊंगी। जो बाकी ये 4 छोटे छोटे हैं उसको जान लो, क्योंकि ये चारों क्या थे, एक दूसरे के पड़ोसी हुआ करते थे उस टाइम पे। पहले हम इसकी लोकेशन जानेंगे भी, कौन कौन कहाँ पे था, ठीक है, इसके बारे में जानना हमने। शुरू करते हैं। हाँ जी, कहते वल्लभी का मैत्रक वंश, मालवा का यशोवर्मन वंश, कन्नौज का मोखरी वंश, बंगाल का गौड़ वंश और थानेश्वर का पुष्यभूति वंश। ये 5 हो गए अपने। हर्षवर्धन का तो जो पुष्यभूति वंश है वो तो बहुत डिटेल में पढ़ना है, चाहे वर्धन वंश बोल लो, इसको पुष्यभूति वंश बोलो, हर्षवर्धन का काल बोल लो उसको, है ना। तो ये तो आपको डिटेल में अलग चैप्टर मिलेगा, ठीक है जी। आज हम करेंगे अभी 4 राजवंशों के बारे में। कहते हैं भारत के प्राचीन राजनीतिक इतिहास में गुप्त वंश के पतन के पश्चात विकेंद्रीकरण एवं क्षेत्रीय की भावना का विकास हुआ। विकेंद्रीकरण मतलब अपने आप को अलग कर लेना, अपनी शक्ति का क्या करना, नया प्रादुर्भाव करना, ठीक है जी। क्षेत्रीय की अपना अपना क्षेत्र बांट लेना, ये भावना विकसित होने लगी थी, ठीक है जी। इस दौरान कुछ विशाल शक्तियों की स्थापना हुई, किंतु गुप्तो उत्तर काल के दौरान किसी भी शक्ति का अखिल भारतीय स्वरूप ग्रहण नहीं किया। लेकिन जितने भी ये आपको देखोगे ना, इसने अखिल भारत, जैसे समुद्रगुप्त ने जोड़ लिया था, अशोक ने जोड़ लिया था, अखिल भारत, ऐसा कुछ नहीं कर पाए ये लोग, ठीक है जी। ऐसा कुछ ये लोग नहीं कर पाते, अखिल भारत नहीं बना पाते हैं ये। देखते हैं इसके बाद। इस काल की छोटी बड़ी सभी शक्तियां पारस्परिक संघर्षों में उलझी रहती थी, आपस में ही झगड़े, छोटा छोटा इनका एरिया और ये आपस में क्या है, झगड़ रहे हैं। ये 4-5 एक दूसरे के पड़ोसी हुआ करते थे और आपस में क्या, संघर्ष में ही लीन रहा करते थे। किसी ने इतना वो नहीं दिखाया कि आप सबको एक करके पूरा देश को बांध लिया जाए, ऐसा नहीं कर पाए थे ये। आगे है, कहते गुप्तोत्तर काल में उत्तर एवं पश्चिमी भारत की राजनीति में जिन जिन क्षेत्रीय शक्तियों का उदय हुआ, उनमें वल्लभी का मैत्रक वंश, मालवा का यशोवर्मन, कन्नौज का मोखरी, बंगाल का गौड़ और थानेश्वर का पुष्यभूति था, ठीक है जी। वल्लभी के कौन कौन बताओ जी? वल्लभी के मैत्रक वंश, मालवा का यशोवर्मन, कन्नौज का मोखरी, बंगाल का गौड़, थानेश्वर का पुष्यभूति वंश, ये मेन हुए हैं गुप्तों के। बाद में देखते हैं आगे इनके बारे में। हाँ, अब इस मैप को अपने माइंड में फिट करो, मैप को समझो। क्या समझना है? जो वल्लभी के मैत्रक थे वो यहां बैठे हुए थे। कहां बैठे हुए थे? यहां पे, ठीक है जी। और अपना जो कन्नौज के मोखरी है वो ये यहाँ पे कौन है? मोखरी, और ये मैत्रक, ये मैत्रक है, ठीक है जी। इधर बंगाल का अपना हो जाएगा गौड़, गौड़ का अपना जो है शशांक वाला आ जाएगा, शशांक का गौड़ वंश।
बंगाल का गौड़ वंश। ठीक है जी, ये अपना मालवा आ गया, मालवा का कौन, यशोवर्मन, और ये अपना आ गया पुष्यभूति इधर वाला, क्योंकि हरियाणा और पंजाब का जो ये इलाका था थानेश्वर, ये इसकी राजधानी थी। तो 5 राजवंशों की लोकेशन आपने जान ली। जो वल्लभी की मैत्रक, वल्लभी को सुनते ही कुछ दिमाग में आया आपको? जैन धर्म की क्या होती है, यहाँ पे संगति होती है ना। ठीक है जी, तो ये याद रखना, ये अपना मैत्रक है, ये अपना पुष्यभूति है, ये कनौज के मोखरी है, ये मालवा का इलाका आ गया। ठीक है जी, यशोवर्मन वाला, और ये अपना आ गया गौड़ वंश, जिसमें शशांक का नाम। और ये पाटलिपुत्र में थोड़े से जो लास्ट में जो बचा खुचा इलाका, जो गुप्तों का थोड़े बहुत चाचा ताऊ बच गए थे, वो यहाँ रह रहे थे, भाई भतीजे उनके। तो ये माइंड अपने दिमाग में फिट कर लो, ये क्या है, एक दूसरे के पड़ोसी हुआ करते हैं। ठीक है जी, इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसे मालवा जो मोखरी होते हैं ना, इसमें इसका जो ग्रहवर्मन एक शासक होता है। तो हर्षवर्धन की बहन का जो यहाँ का मेन होता है, उसकी शादी होती है ग्रहवर्मन के साथ में, और मालवा का शासक देवगुप्त ने क्या कर दी, उसकी हत्या कर दी। इन दोनों ने मिलके, शशांक ने और मालवा के राजा देवगुप्त ने कर दी थी। तो ये दोनों क्या है, आपस में क्या दोस्ती का संबंध होता है इनका दोनों का दोस्ती को होता है। ठीक है जी, इस चीज को आपने ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं। पहले हम वल्लभी के बारे में पढ़ लेते हैं, जो गुजरात के ये वाला इलाका मैत्रक, यहाँ पे ये देख लेते हैं। कहते गुप्त काल में सौराष्ट्र गुप्त शासकों के अधीन प्रांत था। जब गुप्त पीरियड अपनी चरम सीमा पे होता है, ठीक है जी, शासक जो होते हैं मेन वहां पर, उनके टाइम पे जो ये वल्लभी था ना, उनका क्या था, एक प्रांत हुआ करता था, उनका एक स्टेट हुआ करता था। ये गुप्तों का स्टेट कौन सा था, ये सौराष्ट्र। यहां पे एक जगह है, कौन सी, वल्लभी। कहते जहां मैत्रक वंश की स्थापना भट्टारक नाम के व्यक्ति ने की थी। ठीक है जी, यहाँ पे भट्टारक, अब मैत्रक वंश का संस्थापक पूछेंगे तो क्या बताओगे, भट्टारक था जी, भट्टारक। और ये क्या थे, ये राज्य जो इनका है ना, ये कभी गुप्तों का एक प्रांत हुआ करते थे, जिनको याद साम्राज्य बोलते हैं। ठीक है, इन्होंने वल्लभी को अपनी राजधानी बनाया, और इन छोटे छोटे राजवंशों के आपको संस्थापक, एक जो प्रतापी को शासक हुआ होगा तो वो, और इनकी राजधानी ये पता होना चाहिए, और ये किसके अंडर पहले हुआ करते थे। कहते पश्चिम भारत के एक सर्वाधिक शक्तिशाली राज्य के रूप में वल्लभी का उदय हुआ, जिसका विस्तार गुजरात के कच्छ एवं पश्चिमी मालवा तक था। ठीक है जी, गुजरात का कच्छ और मालवा का ये क्या इलाका, ये पश्चिमी इलाका, ये मालवा है, इसका जो पश्चिमी इलाका ये वाला, यहां तक ये इसका शासन था। इस वंश के आरंभिक नरेश गुप्त सम्राटों के क्या थे, सामंत हुआ करते थे। जो इससे पहले गुप्त वंश मैंने पढ़ाया ना, ये उनके क्या थे, सामंत थे, मैत्रक, भट्टारक, इसको आप पढ़ रहे हो। गुप्तों का ये राज्य हुआ करता था, और गुप्ता किसके वो हुआ करते, सामंत हुआ करते थे। कमेंट करके बताओ, मैंने ये पढ़ाया आपको। गुप्ते भी कभी किसी के सामंत हुआ करते थे, श्री गुप्त घटोत्कच। किंतु 5वीं सदी के अंत तक इस वंश के उत्तराधिकारियों ने सौराष्ट्र में गुप्त वंश की अधीनता से क्या है, मुक्त होकर अपनी शक्तिशाली सत्ता का स्थापित कर लिया। 5वीं सदी आते आते क्या हुआ, भी गुप्ता के जो लास्ट वाले जो किंग्स थे ना, विष्णुगुप्त हो गया, ठीक है जी, ये सारे क्या है, कमजोर शासक थे, और इनकी कमजोरी को देखकर इन्होंने अपने आप को क्या कर लिया, आजाद घोषित कर लिया। श्रीगुप्त ने भी तो सेम ही किया था, यही बात उसने की थी कुषाणों के साथ में। कहते ध्रुवसेन द्वितीय इस वंश का सबसे शक्तिशाली शासक था। यह हर्ष का समकालीन था। ठीक है जी, जैसे हर्षवर्धन चलता आ रहा था, प्रभाकर वर्धन, ठीक है जी, पहले पुष्यभूति, प्रभाकर वर्धन, राज्यवर्धन, फिर हर्ष। जब हर्ष आया, इधर से इधर इसका शासन था मैत्रक वंश में। तो ये क्या है, एक दूसरे के समकालीन है, पड़ोसी हैं। एक चीज को याद रखना, इस राजवंश का सबसे शक्तिशाली शासक था ध्रुवसेन सेकंड। इसके समय ह्योंगसांग भारत आया। अब एक बात समझो, हमें दिमाग में एक ही बात फिट कर रखी है कि हर्षवर्धन के टाइम पे ह्योंगसांग आया।
ह से हर्षवर्धन, ह से ह्यूंग सांग। भाई अगर ऑप्शन में आपको ये दे दिया ध्रुव सेन सेकंड, फिर क्या करोगे? ये भी तो उस टाइम पे था ना, इसलिए अपने दिमाग में फिट रखो ये बात को कि ध्रुव सेन सेकंड के टाइम पे ही हर्षवर्धन आया था। हर्षवर्धन ह्यूंग सांग, चीनी यात्री। ह्यूंग सांग की यात्रा वृत्तांत में ध्रुव सेन द्वितीय का उल्लेख मिलता है। जो ह्यूंग सांग आया था, इसने अपनी जो पुस्तक लिखी थी, क्या पुस्तक लिखी थी? CQ की, उसमें इसका लिखा हुआ है, जिसमें उसे बौद्ध धर्म का क्या बताया है? संरक्षण बताया है। किसे? ध्रुव सेन सेकंड को, ध्रुव सेन सेकंड को बताया है। शिलादित्य सप्तम मैत्रक वंश का अंतिम शासक था। कौन जी? शिलादित्य। अब याद करो, मैत्रक वंश कहाँ है जी? गुजरात के सौराष्ट्र में। किसके सामंत हुआ करते थे? गुप्ता के सामंत हुआ करते थे। संस्थापक कौन था इसका? भट्टारक था। प्रतापी शासक कौन था? ध्रुव सेन सेकंड था। किसका समकालीन था? हर्षवर्धन का समकालीन था। इसके समय पे ह्यूंग सांग आया था। और इनका अंतिम शासक कौन था? शिलादित्य सप्तम था, मैत्रिक वंश का अंतिम शासक था। 8वीं सदी के उत्तरार्ध में अरब आक्रमणकारियों ने मैत्रिक वंश के अंतिम राजा की क्या कर दी? हत्या करके वल्लभी को पूर्ण रूप से छिन्न भिन्न कर दिया, खत्म कर दिया। इनका खात्मा अरब आक्रमणकारियों ने, जो आपको आगे जो अपना जो मध्यकालीन भारत स्टार्ट होगा वो वाले बचे कुचे हुए थे, उनका भी क्या कर दिया? सत्यानाश कर दिया। तो आपने वल्लभी में कितनी बातें याद कर ली? वल्लभी का एरिया लोकेशन बताओ पहले। सौराष्ट्र गुजरात वाला, और मालवा का पश्चिमी इलाका। ठीक है जी। किसके सामंत? गुप्तों के सामंत। संस्थापक कौन? भट्टारक। ठीक है जी। और राजधानी वल्लभी। ठीक है जी। इसमें से जो ये सामंत हुआ करते थे गुप्तों के, 5वीं सदी के अंत में आके इसमें क्या है? गुप्त वंश की अधीनता से अपने आप को क्या कर लिया? मुक्त कर लिया। ध्रुव सेन सेकंड क्या है? एक प्रतापी शासक था। तो इतनी बातें आपको जो मैंने बताई हैं वो याद रखना। ध्रुव सेन सेकंड किसका संरक्षण था? किसको, किस धर्म को क्या करता था? संरक्षण देता था, बौद्ध धर्म को। अब आगे सुनो, कहते इस राजवंश के शासक बौद्ध धर्म में विश्वास करते थे और इन्होंने अनेक बौद्ध विहारों को दान भी दिया। इस बात को याद रखना। मैत्रक वंश के जो शासक हुए हैं वो किस धर्म का वो विश्वास रखते थे? बौद्ध धर्म में। ठीक है जी। और इसका हमें प्रूफ कहाँ से मिलता है? कहाँ से? ह्यूंग सांग की पुस्तक में लिखा हुआ है कि ध्रुव सेन सेकंड जो था ना, वो बौद्ध धर्म को क्या करता था? प्रोटेक्ट करता था और उनको दान भी देता था। मैत्रक शासन काल में वल्लभी शिक्षा का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। ठीक है जी। वल्लभी में एक विश्वविद्यालय था जिसकी पश्चिम भारत में वही ख्याति थी जो पूर्वी भारत में नालंदा की थी। ठीक है जी। हमारे जो विश्वविद्यालय जो पूर्व में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? कमेंट करके बताओ। गुप्ता साम्राज्य जब पढ़ाया था उसमें बताया था मैंने आपको ये। इसी तरह से एक विद्यालय था, विश्वविद्यालय कहाँ पे? वल्लभी में। कहाँ पे आ गया? पश्चिम में, अपना सौराष्ट्र में। ठीक है जी। और इसकी वही मतलब इंपॉर्टेंस है जैसे नालंदा की पूर्व में है। कहते इति संघ ने इस शिक्षा केंद्र की प्रशंसा की और बताया कि यहाँ 100 विहार स्थापित किए जिनमें 6000 भिक्षु रहते थे। इसमें देश के अलग अलग क्षेत्रों से लोग शिक्षा ग्रहण करने आते थे। यहाँ पर न्याय, विधि, अर्थशास्त्र, साहित्य, धर्म आदि विभिन्न विषयों की शिक्षा प्रदान की जाती थी। ठीक है जी। जो ये अपना वल्लभी है वो किसकी शिक्षा का केंद्र है? बौद्ध धर्म की शिक्षा केंद्र है। 6000 भिक्षु यहाँ पे पढ़ते थे उस टाइम पे। ठीक है जी। इस चीज को ध्यान में रखना है। और इति सिंह कौन? अब इति सिंह हम बोल रहे हैं, ये भी एक चीनी यात्री था। इस चीज को आपने याद रखना। समुद्री रास्ते से आया था। ये क्वेश्चन भी आता है ऐसे। ठीक है जी। आगे देखते हैं। कहते 7वीं सदी में यहाँ के प्रमुख आचार्य गुणमती और स्थिरमती थे। कौन जी? गुणमती और स्थिरमती थे। अच्छा ये बताओ, पूरे विश्व का मतलब पूरे वर्ल्ड का पहला विश्वविद्यालय कौन सा था? पूरे विश्व का वर्ल्ड में नंबर 1 पे कौन सा विश्वविद्यालय था? उससे पहले कोई बना ही नहीं था। कमेंट करके बताओ। वल्लभी राज्य के साथ ही इस विश्वविद्यालय का विनाश भी अरब आक्रमणकारियों द्वारा कर दिया गया।
शिक्षा के क्षेत्र में प्रसिद्ध होने के साथ साथ वल्लभी क्या था, व्यापार और वाणिज्य का भी क्या था, एक प्रमुख केंद्र था। इसको खराब किसने कर दिया, उजाड़ किसने दिया, किसने, अरब आक्रमणकारियों ने। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। कहते वर्तमान जो बीजिंग है, चाइना का जो कैपिटल है बीजिंग के पास एक फैन यांग, आधुनिक क्या नाम उसका, चो चाउ में 635 ईस्वी में जन्मे कौन, इति सिंह। यहाँ पे इति सिंह आना चाहिए था, इति सिंह। इन्होंने 7 साल की उम्र में धर्मनिरपेक्षता की क्या शिक्षा देना शुरू कर दी। 654 ईस्वी में इति सिंह, यहाँ पे आई सिंह लिखा है, इति सिंह के अनुशासन के नियमों के विनय पिटक के अध्ययन में 5 साल बिताए। 5 साल इन्होंने क्या पढ़ा, बौद्ध धर्म का जो त्रिपिटक पढ़ा है ना, अधम पिटक, विनयम पिटक, ये इसमें विनय पिटक के ज्ञान हासिल किया। कितने टाइम तक, 5 सालों तक। इति सिंह 671 में कैंटन से समुद्र के रास्ते भारत के लिए रवाना हुए। 673 में भारत पहुंचे। ये क्वेश्चन आता होता है मैचिंग में कि ह्यूंग-सान किसके टाइम पे, हर्षवर्धन के, ध्रुव सेकंड के टाइम पे। इसी तरह से फाइयान पूछ लेते हैं भी कब आया था। इसी तरह से आपसे इति सिंह पूछेंगे कि आपसे कब आया था भारत, तो ये मैचिंग में डाल देंगे आपको, या है ना कुछ भी इस तरह से। तो आपको ये बात याद रखेंगे 7वीं शताब्दी थी, ठीक है जी, जब ये आया था इति सिंह यहाँ पे। आगे देखते हैं। मगध में पवित्र बौद्ध स्थलों का दौरा करने के बाद उन्होंने 10 साल के लिए महान नालंदा मठ में निवास किया। ठीक है जी। एक चीनी यात्री इति सिंह 3 साल तक ताम्रलिप्ति में रहा। चीनी यात्री ये कहाँ पे, ताम्रलिप्ति। ताम्रलिप्ति कहाँ पे, पश्चिमी बंगाल के पास जो इलाका पड़ता है ना, 2 बंदरगाह बताई थी मैंने आपको। और क्या सीखा इन्होंने, संस्कृति सीखी। चीन और भारत के बीच समुद्री मार्ग के साथ मध्यकालीन राज्यों के इतिहास के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत, विशेष रूप से इंडोनेशिया में श्री विजय उनकी यात्रा का वर्णन है। ठीक है जी। इससे हमें पता लगता है कि हमारे जो दक्षिण पूर्वी जो कंट्रीज हैं उनके साथ में भी रिलेशन थे। आगे बढ़ते हैं। कहते फाइयान चीन से भारत आने वाला पहले यात्री थे। ठीक है जी। कौन, फाइयान। किसके टाइम पे आए थे ये बताइए कमेंट करके, ये मैं पढ़ा चुकी हूँ आपको। उन्होंने पाटलिपुत्र शहर में लगभग 3 वर्षों तक संस्कृत भाषा का अध्ययन किया। किसने, फाइयान ने। इति सिंह आया, ह्यूंग-सांग आया, फाइयान आया, तो इनमें से आपको पूछेंगे कि पहले नंबर पे कौन आया था, तो आपने बताना होगा फाइयान आया। और फाइयान की पुस्तक कौन सी है, फो क्यू की। अब चलते हैं मालवा। गुजरात घुमा दिया मैंने आपको, वल्लभी की शासक पढ़ा दिया आपको। अब चलते हैं आपका कहाँ पे, मालवा चलते हैं। तो ये मालवा है आपका, ये वाला, यहाँ इसकी बात करेंगे यहाँ पे। कहते हैं मालवा का यशोवर्मन वंश के बारे में पढ़ते हैं। कहते गुप्त वंश के पतन में हूणों के साथ साथ मालवा के यशोवर्मन का भी योगदान माना जाता है। ठीक है जी। हूणों का आक्रमण होना शुरू हो गया था किसके टाइम पे, कुमार गुप्त के टाइम पे, जो गुप्ता वंश का है। उसने क्या किया था, सकंद गुप्त की मदद से गुप्तों उसको हूणों का क्या था, वहां से भगा दिया था, लेकिन उनका आक्रमण जारी रहता है। ठीक है जी, हूणों का। आगे बढ़ते हैं। कहते जो लगभग 530 ईस्वी के दौरान मध्य भारत की राजनीति में प्रमुख वंश के सामने आया। 530 एडी में, आज 2023 चल रहा है और ये 530 एडी में आया था, मतलब ये वंश हुआ है यहाँ पे। मंदसौर से प्राप्त 2 अभिलेखों से यशोवर्मन की उपलब्धियों के बारे में जानकारी मिलती है। हूण शासक तोरमान को अंडरलाइन कर लेना, को पराजित करने के इस कारण इस अभिलेख में यशोवर्मन को अधिराज की संज्ञा दी गई है। इसके अलावा इस अभिलेख से ज्ञात होता है कि यशोवर्मन ने हूण नरेश मिहिर कुल को भी पराजित किया था। भी कहीं कहीं भी आपको यशोधर्मन भी मिलेगा, यशोवर्मन भी मिलेगा, यशोवर्मन। ठीक है जी, याद रखना इस चीज को। तो इसके टाइम पे भाई तोरमान को इसने हराया और मिहिर कुल, दोनों कौन थे, ये दोनों के दोनों हूण आक्रमणकारी थे। कौन थे, हूण आक्रमणकारी थे। इसको किसने हराया, किसने हराया, आपके मालवा के यशोवर्मन वंश के। ठीक है जी, यशोवर्मन ने।
इसी तरह हरिसेन के अजंता अभिलेखों से पता चलता है कि इसने गुजरात, मालवा, कौशल, आंध्र, कुंतल आदि पर अधिकार कर लिया। ठीक है जी। मालवा का यशोवर्मन, ये आपने जान लिया, ये है आपका एरिया मालवा का। यशोवर्मन वंश हुआ 530 एडी के करीब ये होता है। इसके टाइम पे क्या मिलता है, यहाँ पर हूणों के आक्रमण चलते रहते हैं। ठीक है जी। तोरमान और मेहरकुल को इसने क्या है, पराजित किया था। और इसने क्या है, अजंता की अभिलेखों से ये ज्ञान मिला है, हमें पता लगता है हरिसेन के कि इसने गुजरात, मालवा तथा कौशल, ऊपर की तरफ कौशल है, कुंतल है, आंध्र है, इस पे अधिकार कर लिया था। किसने? यशोवर्मन ने। ठीक है जी। ये आपने ध्यान में रखना ये बातें। और ये देखो पड़ोसी किसका है, अब यहाँ पे एक चीज देख लो, ये पड़ोसी, यहाँ पे मैत्रक वंश चल रहा है, यहाँ पे कन्नौज का मोखरी वंश चल रहा है, और यहाँ पर आपका पुष्यभूति चल रहा है, और यहाँ पे आपका बंगाल में गौड़ वंश चल रहा है, और ये गुप्तों के जो छोटे चाचे ताऊ बचे होंगे वो यहाँ पे बैठे हैं आराम से। तो ये सारे क्या है, एक दूसरे के उस टाइम पे पड़ोसी हुआ करते, आप ये कह सकते हैं पड़ोसी हुआ करते थे, पैरेलल चल रहे थे ये। और ये आपकी वो ताम्रलिप्ति, जहाँ पे इति सिंह ने 3 साल लगा के संस्कृत सीखी थी, ताम्रलिप्ति। एक बंदरगाह भी है वहां पे, ताम्रलिप्ति। आगे देखते हैं। हाँ जी, कन्नौज का मोखरी वंश पढ़ लेते हैं। मालवा का समझा दिया, ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं। यहाँ पे देखते हैं, कन्नौज का मोखरी वंश पढ़ते हैं। मालवा के यशोवर्मन की मृत्यु के पश्चात, ठीक है जी, कहते आर्यवर्त क्षेत्र में मोखरियों की शासन की शुरुआत हुई। इनकी मृत्यु के बाद में कन्नौज के ये वाले इलाके में क्या है, मोखरियों का क्या है आया। इस वंश का संस्थापक हरिवर्मा था। कौन जी? हरिवर्मा। वस्तुतः मोखरी भी गुप्तों के सामंत रहे थे, ये भी याद रखना है। ये भी क्या थे? मोखरी गुप्तों के सामंत हुआ करते थे कभी, लेकिन क्या है, गुप्तों की कमजोरी को देखते हुए, हूणों के आक्रमणों के कारण ये इन्होंने क्या कर लिया, अपने आप को अलग कर लिया। वल्लभी के, ठीक है, मैत्रक वंश ने अलग कर लिया, और मोखरी वंश कन्नौज के इन्होंने अपने आप को अलग कर लिया। किंतु कालांतर में गुप्तों की सत्ता के कमजोर होने के साथ ही इस वंश ने अपनी स्वतंत्रता को घोषित कर दिया। ये मूल रूप से गया जिले के निवासी थे। गया बिहार में। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे महात्मा बुद्ध को क्या मिला था? ज्ञान मिला था, जिसको बोध गया कहा जाने लगा। आगे चलकर इन्होंने कन्नौज में एक राज्य स्थापित किया। इनके समय मगध की जगह कन्नौज राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र बन गया। ठीक है जी। मगध की जगह पे क्या है? कन्नौज। ये आपका यहाँ पे मगध, यहाँ पे मगध की से क्या है, यहाँ पे कन्नौज इसकी राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र बन चुका है। ठीक है जी। आगे कहते हैं मोखरी वंश का ईशान वर्मा ने सबसे पहले महाराज अधिराज की उपाधि ग्रहण की। मोखरी वंश का यहाँ पर एक शासक हुआ है जिसका नाम है ईशान वर्मा। यहाँ पे आपको वर्मा देखने को मिलते हैं, नाम के साथ क्या मिलेगा आपको? वर्मा देखने को मिलेगा। ये होता है ना, जैसे वर्मा, शर्मा, जैसे इनके नाम के पीछे वर्मा देखने को मिलेगा आपको। ईशान वर्मा का उत्तराधिकारी उसका पुत्र कौन था? सरव वर्मा। कौन? सरव वर्मा। सरव वर्मा ने मगध को मोखरियों के अधीन लाने का कार्य किया। ठीक है जी। संस्थापक कौन था इसका? हरिवर्मा। और ईशान वर्मा इसका जो सबसे पहला शासक था जिसने महाराज अधिराज की उपाधि धारण की। और उसका बेटा सरव वर्मा, उसने क्या कर दिया? मगध को ले आया अपने अंडर, मोखरियों के अंडर। ठीक है जी। असीरगढ़ लेख से ज्ञात होता है इसने विंध्य क्षेत्र पर अपना आधिपत्य, विंध्य क्षेत्र पे अपना आधिपत्य क्या किया? जमा कर लिया। ठीक है जी। मोखरी जो वंश है कन्नौज का, ये मोखरी किसके सामंत हुआ करते थे? बताओ जरा। गुप्तों के सामंत हुआ करते थे। इसकी संस्थापक कौन थे? इसने अपने आप को अलग कर लिया। कौन? हरिवर्मा। और इसमें एक महान शासक हुआ, कौन सा? ईशान वर्मा। उसने कौन सी उपाधि धारण की? महाराज अधिराज की। उसका बेटा कौन? सरव वर्मा। सरव वर्मा ने क्या किया? मगध को अपने अंडर ले आया। याद रख करो, जो मगध कभी इतना महान हुआ करता था, 7 राजवंशों ने वहां पे क्या किया? शासन किया। और आज वो एक सामंत के अंडर चला गया है, और उसने अपनी राजधानी कन्नौज बना रखी है। एक प्रांत बन गया उसका, वो उसका एक राज्य बन के रह गया है। ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं।
तो ये बातें आपने याद रखनी। और बेसिकली मूल रूप से ये कहाँ के थे, गया के थे। अगला देखते हैं, कहते इसी क्रम में हर्षचरित से ज्ञात होता है कि जिस समय थानेश्वर में, थानेश्वर हरियाणा की जगह है कि प्रभाकर वर्धन की मृत्यु हुई, उसी समय देवगुप्त ने, सुनो ध्यान से, अब मालवा का शासक था देवगुप्त, देवगुप्त, और यहां पर आपका है थानेश्वर में पुष्यभूति। यहां पे तो मालवा का शासन यशोवर्मन का वंश चल रहा है, ठीक है जी। यहाँ का एक शासक था देवगुप्त, ठीक है, मान लिया। और यहाँ पे क्या है, हर्षचरित से ज्ञात होता है कि जिस समय थानेश्वर में प्रभाकर वर्धन की मृत्यु हुई, उसी समय देवगुप्त ने कन्नौज पर आक्रमण कर ग्रह वर्मा की क्या कर दी, हत्या कर दी। अब ये क्या है, आपका ग्रह वर्मा का इलाका है, ग्रह वर्मा, ठीक है जी। यहाँ पे देवगुप्त और यहाँ पे प्रभाकर वर्धन की क्या होगी, प्रभाकर वर्धन की मौत हो जाती है। और इसके दो बेटे थे, एक राज्यवर्धन और एक हर्षवर्धन, और एक इसकी पुत्री थी, कौन, राजश्री। राजश्री की शादी इन्होंने क्या है, यहाँ पे इसके साथ में की हुई थी, ग्रहवर्मन के साथ में, समझ रहे हो, ठीक है जी। इसने क्या कर दिया, देवगुप्त इस दुष्ट ने क्या किया, गौड़ नरेश से मिलके, शशांक से मिलके ग्रहवर्मा की हत्या कर दी। किसकी हत्या, ग्रहवर्मा की क्या कर दी, हत्या कर दी। किसने, मालवा के शासक देवगुप्त ने। ये मालवा है आपका, ठीक है जी, मान लिया। और वो बहन किसकी थी, जिसकी मतलब बहनोई किसका था, राज्यवर्धन का और हर्षवर्धन का। इनकी बहन कौन थी, राजश्री, जिसकी शादी किससे हो रखी थी, ग्रहवर्मा से हो रखी थी। और इन दोनों ने क्या कर दिया, इनके जीजा जी को मार दिया। अब इनके जीजा जी को मारेंगे, इनको गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा, बताओ, आएगा ना, राज्यवर्धन, क्योंकि प्रभाकर वर्धन के बाद राज्यवर्धन क्या है, शासक बनता है, शासक बना। और उसने क्या की थी, इस पे हमला कर दिया। लेकिन शशांक के और देवगुप्त के षड्यंत्र के कारण राजवर्धन की क्या हो गई, मौत हो जाती है। और राजश्री को इन्होंने क्या कर लिया, कैद कर रखा था देवगुप्त ने और इसने। और फिर अगला शासक कौन बनता है, हर्षवर्धन बनता है। सुनो ध्यान से, कहते जिस समय थानेश्वर में प्रभाकर वर्धन की मृत्यु हो गई, उसी समय देवगुप्त ने कन्नौज पर आक्रमण कर दिया, ग्रहवर्मा की हत्या कर दी तथा राजश्री को कन्नौज के बंदी गृह में डाल दिया। ग्रहवर्मा की मृत्यु के साथ ही मोकरी साम्राज्य का क्या हो गया, अंत हो जाता है। फिर से समझो एक बार, यहां देखो, ये आपका है पुष्यभूति वंश, हर्षवर्धन वाला जो है शासन, थानेश्वर। और ये है आपका मोखरी, ये आपका मोखरी, मोखरी। यहां का शासक कौन, ग्रहवर्मा, ग्रहवर्मा। और यहां मालवा का शासन उस टाइम पे यशोवर्मन का देवगुप्त, देवगुप्त, मालवा, ठीक है। और यहां पे वर्धन वंश, वर्धन वंश, ये क्या है, पड़ोसी हैं इस टाइम पे। वर्धन वंश का कौन है, प्रभाकर वर्धन शासक था, प्रभाकर वर्धन। इसकी क्या हो गई, मौत हो गई। मौत होते ही क्या हुआ, देवगुप्त ने कन्नौज पे क्या कर दिया, आक्रमण कर दिया, ठीक है जी। लेकिन इनको गुस्सा क्यों आएगा, क्योंकि जो ग्रहवर्मन था वो इसकी बेटी राजश्री का पति था, राजश्री। और राजश्री के दो भाई कौन कौन, राज्यवर्धन और हर्षवर्धन, ठीक है जी। तो ये पिक्चर को आपने ध्यान में रखना, आगे भी आएगा, आगे भी क्लियर करूंगी। और ग्रहवर्मन क्या था, अंतिम शासक था मोखरी वंश का, और ये इसका अंत हो जाता है। उसके बाद जो हर्षवर्धन है वो कन्नौज का शासक बन जाता है, वो अभी आगे पिक्चर में आएगा, आगे बढ़ाते हैं। इसके पश्चात हर्ष ने अपनी राजधानी थानेसर से कन्नौज स्थानांतरित कर ली, ट्रांसफर कर ली, सीधी सी बात है। यहां से वो उसको कन्नौज में अपने राजधानी शिफ्ट कर लेता है। इस चीज को आपने याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, बंगाल का गौड़ वंश, ये भी पढ़ लेते हैं। कहते हैं हर्षवर्धन के समकालीन गौड़ वंश के राजा शशांक ने बंगाल के क्षेत्र में अपना राज्य की स्थापना की, ठीक है जी। अपना ये जो थानेश्वर है ये यहाँ पड़ गया, वर्धन वंश के, ये पैरेलल चल रहा था शशांक का, ये देख लो, ये शशांक का राज्य है, ठीक है जी।
बंगाल क्षेत्र में अपने राज्य की स्थापना की। शशांक प्रारंभ में मोखरी नरेश अवंती वर्मन का महासमंत था। यहां पे कौन थे? मोखरी थे, कन्नौज के मोखरी, कन्नौज के। और इसका जो संस्थापक था ना अवंती वर्मन, वो क्या था? इनका सामंत हुआ करता था। यहाँ पे सामंत है, मतलब ये शासक है, इसका ये राज्य, यहाँ पे क्या है? इसका महासामंत है। अवंती वर्मन की मृत्यु के पश्चात इसने अपनी स्वतंत्रता क्या कर दी? घोषित कर दी। मोखरी का एक नरेश था, कौन? अवंती वर्मन। जैसे ही ये मोखरी नरेश अवंती वर्मन इसकी मौत होगी, मर गया ये, इसने क्या कर दिया? अपने आप को आजाद कर लिया, अपने आप को आजाद कर लिया। शशांक ने बंगाल और उड़ीसा के क्षेत्र पे अपना साम्राज्य स्थापित किया, जो दक्षिण में गोदावरी नदी तक विस्तारित था, गोदावरी नदी तक। ठीक है जी, ये आप देख ही रहे, उड़ीसा हुआ आपका, उड़ीसा का इलाका भी आ गया आपका, और बंगाल का भी है। आगे है, पुष्यभूति वंश के शासक राज्यवर्धन द्वारा मालवा के शासक देवगुप्त की हत्या करने के पश्चात शशांक ने षड्यंत्र के माध्यम से राज्यवर्धन की क्या कर दी? हत्या कर दी। यह जानकारी हमें बांसखेड़ा अभिलेख से मिलती है। सुनो ध्यान से और फिर से एक पिक्चर क्लियर करो अपने माइंड में। यहां का शासक कौन? शशांक। शशांक किसका सामंत हुआ करता था? कन्नौज का शासक मोखरी वंश था। यहाँ पे मोखरी था, और अवंती वर्मन इसका ये सामंत हुआ करता था। कौन? शशांक। ठीक है जी। यहाँ पे आपका, यहाँ पे थानेश्वर में ये कौन था? पुष्यभूति वर्धन वंश था। यहाँ पे मालवा में आपका देवगुप्त का शासन था, यशोवर्मन का। देवगुप्त यशोवर्धन का मतलब जो वंश चल रहा था मालवा में, देवगुप्त का क्या था? शासन था उसे। अब देवगुप्त ने क्या कर दिया? इस वंश का शासक था ग्रहवर्मन, इसकी हत्या कर देते हैं। यहाँ पे कौन था शासक? प्रभाकर वर्धन की तो मौत हो गई, फिर आ गया आपका राज्यवर्धन, हर्षवर्धन का बड़ा भाई। इसने देवगुप्त की हत्या कर दी, क्योंकि इसने इसके बहनोई ग्रहवर्मन को मारा। शशांक का मित्र कौन? देवगुप्त था। फिर शशांक को गुस्सा आया, इसने राज्यवर्धन को मार दिया। ठीक है जी, ये चीज को आपने ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं। आगे, पुष्यभूति वंश के शासक राज्यवर्धन द्वारा मालवा के शासक देवगुप्त की हत्या करने के पश्चात शशांक ने षड्यंत्र के माध्यम से राज्यवर्धन की हत्या कर दी। यह जानकारी हमें कहां से मिली है? बांसखेड़ा अभिलेख से मिलती है। आगे बढ़ते हैं। चलिए, ये है वो दुष्ट शशांक। विदित है कि हर्ष और शशांक के मध्य संबंधों का विवरण तो हमें हरिश्चरित्र में मिलता है, और हयोंग सांग के विवरण में भी मिलता है। मतलब हर्षवर्धन, अब राज्यवर्धन की मौत हो चुकी, अगला शासक कौन बनेगा? हर्षवर्धन बनेगा। और हर्षवर्धन के और शशांक के बीच में क्या चलता रहेगा? संघर्ष चलता रहेगा। इसकी जानकारी हमें कहां से मिली है? हर्ष और शशांक के मध्य संबंधों का विवरण ना तो हमें हरिश्चरित्र से मिलता है और ना ही हयोंग सांग के विवरण से मिलता है। और आर्य मंजूश्री मूल कल्प के एक श्लोक से हमें यह जानकारी मिलती है कि हर्ष ने सोम मतलब शशांक का ही नाम सोम था, शशांक की राजधानी पंडू पर आक्रमण करके उसे पराजित किया था। याद रखोगे इसके। आर्य मंजूश्री कल्प से हमें ये जानकारी मिलती है क्या? कि हर्षवर्धन ने शशांक, जिसे सोम बोला जाता है, कि राजधानी पुंडू पे आक्रमण करके उसे पराजित किया था। शशांक किसको मानता था? शैव धर्म को मानता था। ठीक है जी, राजपूत था ये, और शिवजी जी को बहुत मानता था। इसके सिक्कों पर शिव और नंदी की आकृतियां दिखाई पड़ती हैं। हयोंग सांग के विवरण से ज्ञात होता है इसने बोध गया के बोधि वृक्ष को कटवाकर गंगा में फेंकवा दिया था। बोधि वृक्ष वही है जो जहां पे महात्मा बुद्ध को क्या है? ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। आपको इतिहास में दो ऐसे व्यक्ति मिलेंगे, एक पुष्यमित्र सुंग जो सुंग वंश का था, कट्टर ब्राह्मण था, बौद्ध विहारों को नाश करता।
ठीक है जी, बहुत सारे बौद्ध भी उसने भिक्षु भी मरवाए थे। इसी तरह से शशांक भी था, इसने क्या बोधि वृक्ष को कटवा के क्या गंगा में फेंकवा दिया, लेकिन उसकी जो जड़ें जो जमीन में थी वहां से और निकल आए। अब ये कौन सी पीढ़ी का अभी चल रहा है आपने ये बताना कमेंट करके। आर्य मंजूश्री मूल कल्प में शशांक का चित्रण एक बौद्ध द्रोही के रूप में किया गया है। आर्य मंजूश्री मूल कल्प में क्या दिखाया है कि ये शशांक था ना बौद्ध द्रोही था, बौद्धों से नफरत करता था ये, ठीक है, क्योंकि इसने कई बौद्ध अवशेषों, विहारों, समाधियों को नष्ट कर दिया। याद रखो इस चीज को। आगे बढ़ते हैं। हिंदू था ये, और इसके बाद अब पढ़ेंगे पुष्यभूति वंश का इतिहास, अगली क्लास में करते हैं।